एमडी कैट के 80% स्टूडेंट सिर्फ इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एमडी कैट के पास पेपर्स को सॉल्व नहीं करते। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शाहिद और मैं लाया हूँ आपके लिए एमडी कैट के पास पेपर के सोल्यूशन। एमसीक्यूज 1 मिनट में सॉल्व होता है, आप उसको 20 से 25 सेकंड में करने के कैपेबल हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 2025 के एमडी कैट के पास पेपर फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो स्टार्ट करते हैं पहला एमसीक्यूज। कहता है जी, इफ मोमेंटम p इज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड m इज द मास देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी उसने हमें मास और मोमेंटम दिया हुआ है और कहा है कि इनका रिलेशन फाइंड करो आपस में और बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब चूंकि मोमेंटम लेके आना है इसके अंदर, तो मोमेंटम लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं ऐसा करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, एक m को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और इसी m को नीचे भी डिवाइड करवा देता हूँ। इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो m² और v² है ये मिलके बन जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/2 मोमेंटम का स्क्वायर ओवर m। तो पता है ना मोमेंटम का फॉर्मूला p इज इक्वल टू mv होता है। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के लिए, ये है p²/2m। तो देखते हैं कौन सा है। पहला नहीं है p², एक p², ये वाला है p²/2m। तो दिस इज आवर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। दो चार्जेस दिए हैं उसने, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। कहता है इज 100 न्यूटन पर कूलम, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, ये है 100 न्यूटन पर कूलम। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल, अगर हम मैग्नीट्यूड जो है चार्ज की उसको डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है सबसे पहले वो आना चाहिए, ये चैप्टर नंबर 12 में से, इलेक्ट्रोस्टैटिक में से, E इज इक्वल टू KQ/R का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का और Q का रिलेशन देखे तो इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जितना चार्ज इंक्रीज होगा उसी लिहाज से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो जो चार्ज है अगर इसको डबल कर देते हैं तो ऑब्वियसली फील्ड भी डबल हो जाएगी, और 100 का अगर हम डबल करें तो वो बन जाएगा 200। तो फिर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 200 न्यूटन पर कूलम। इजी एमसीक्यूज है और आपने बस ट्रिक्स को याद रखना है। एमडी कैट का ये एमसीक्यूज हर साल घुमा फिरा के आ जाता है, तो इसलिए आपने उसको याद कर लेना है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। काम कैसे करता है? इफ अ प्लास्टिक शीट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है जिसको एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि 2.5 है। इंसर्टेड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज के दरमियान में हमने इस मीडियम को इंसर्ट कर दिया है। सपोज वो एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ये है, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ये है, इनके दरमियान में एक शीट इंसर्ट कर दिया। इन अ वैक्यूम देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, तो कहते हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी। वैसे जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q²/d का स्क्वायर। अगर ये सारी वैल्यू यहाँ पे जो मेंशन की गई है, ये सारी वैल्यू, इस वैल्यू को अगर हम निकालें तो ये भी फोर्स ही बनता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू F/एप्सिलॉन r। ये जो F है ये वो फोर्स है जो एयर के अंदर है। ठीक है, जब यानी दोनों चार्ज के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट नहीं किया गया, और जब मीडियम इंसर्ट हो जाएगा तो फिर ये उसका फार्मूला बन जाएगा F मीडियम इज इक्वल टू F एयर डिवाइड बाय द एप्सिलॉन r। उसने बोला है कि हमने एप्सिलॉन r की वैल्यू को 2.5 कर दिया है, तो ये F एयर जो कि पता नहीं कितनी होगी डिवाइड बाय 2.5, अगर इसको 1 कंसिडर करते हैं तो ये बन जाएगा 1/2.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और चूंकि 2.5 जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब ये उस चीज को डिवाइड करेगा, कम करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं इनमें से कम वाले ऑप्शन कौन से हैं। तो एक ऑप्शन बी कम वाला है, एक ऑप्शन डी कम वाला है, तो सी वाला तो ए वाला कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे डिक्रीज कितना हो रहा है? 2.5 हो रहा है, ना कि 5 हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2.5। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और चैप्टर नंबर 21 में से है, न्यूक्लियर वाले चैप्टर में से। कहता है जी आफ्टर 3 हाफ लाइव्स, 3 हाफ लाइफ गुजर गई हैं, हाफ लाइफ उसने टोटल टाइम बता दिया है, ये 3 हाफ
लाइव्स हैं, ठीक है। फिर कहता है द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल, रिमेनिंग फ्रैक्शन बतानी है एंड फार्मूला होता है रिमेनिंग अमाउंट का एन नॉट डिवाइड बाय द 2 की पावर n, क्योंकि उसने फ्रैक्शन का कहा है तो ये n जो है n नॉट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n ओवर n नॉट इज इक्वल टू 2 की पावर n, ये बन गया फार्मूला फॉर फ्रैक्शन। अब उसने हमें नंबर ऑफ लाइव्स बताई हैं जो कि 3 नंबर ऑफ लाइव्स हैं, तो मैं वैल्यू पुट करता हूं तो ये बन जाएगा n ओवर n नॉट क्या है जी 1 ओवर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा 1 ओवर 8, तो 1 ओवर 8 रह जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर उसकी क्वांटिटी 100 है, ग्राम लगा लें, तो 100 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 8 के साथ तो 12 पॉइंट समथिंग इसकी जो अमाउंट है ग्राम में वो रिमेनिंग रह जाएगी। तो फिलहाल ये 1 ओवर 8 टाइम कम रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, वो कहता है इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स हाफ, रेंज को अगर हम हाफ कर दें, यानी आर है 50 मीटर है, उसका हाफ कर दिया तो 25 मीटर आ गई। इफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम जो पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज है उसका हाफ किया है। द प्रोबेबल एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन हमने थीटा फाइंड करना है कि कितना होगा। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें याद करनी है, हमें रेंज का फार्मूला आना चाहिए, तो उसके लिए फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू बी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। इसको याद कैसे कर सकते हैं सारे के सारे फार्मूलाज को, तो आपने लिख लेना है एच आर एन टी। तो एच का फार्मूला होता है बी आई स्क्वायर साइन थीटा ओवर जी, इस तरह से आर का भी लिख लें वी आई साइन थीटा ओवर जी, इसी तरह टी में लिख लें वी आई साइन थीटा ओवर जी। अब इन फार्मूलाज को हम कैसे बनाएंगे, एच के लिए, आर के लिए, टी के लिए। जो एच है इसमें हम 3 बार 2 लगाएंगे, 3 टाइम्स 2 लगाएंगे, वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी। रेंज वाले में हम वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और टाइम वाले में 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो आपने याद रखना है कि इसमें जो 2 है वो 3 टाइम्स आया है, इसमें 2 टाइम्स आया है, और इसमें 2 1 टाइम्स आया है। तो आपने इस तरह से याद कर लें तो ये फार्मूला हमारा यहाँ से डेवलप हो जाएगा। फार्मूले में क्या कहता है कि हमने इस रेंज को हाफ कर दिया है, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो r बाई 2 इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी और साइन 2 थीटा, क्योंकि उसने हमें एंगल पूछा हुआ है कितना है और मैक्सिमम पॉसिबल पूछा हुआ है, तो इसीलिए हमारा फिर वी आई के साथ और जी के साथ तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। हमने तो r ओवर 2 जो कि डायरेक्ट रिलेशन है, साइन या इक्वल टू कर लो बेशक, वो बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं रेंज के लिए एक फार्मूला होता है कि अगर 2 एंगल बनाने हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, तो वो 90 के इक्वल होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक थीटा 1 35 है, दूसरा इसमें हम अगर ऐड कर देते हैं 55, तो ये मिलके 90 बन रहा है, ठीक है। तो ये जो 35 और 55 है, इन दोनों में एक जैसी रेंज होगी, यानी अगर हम 35 पे फेंकेंगे तो भी वो उतनी दूर जाकर प्रोजेक्टाइल गिरेगा, तो अगर हम 55 पे फेंक रहे हैं तो भी प्रोजेक्टाइल उतनी दूर जाके ही जमीन पर गिरेगा। तो यहाँ पर सेम यही बात, तो 2 थीटा लगा हुआ है। इस रेंज को अगर मैं 1 कंसिडर कर लूं तो 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। और उसने बोला हुआ मैक्सिमम को, तो हमने ये देखना है कि साइन की वैल्यू कितने एंगल पे जाके जो है वो 1 ओवर 2 होती है, और हमें पता है वो साइन 30 पे जाके होती है। तो हमें इस बात का आइडिया होगा कि 30 इज इक्वल टू 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। या साइन को इधर जाकर बेशक इन्वर्स कर लें, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 2 थीटा। तो ये बन जाएगा जी 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 2 थीटा में से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2 जो कि 15 डिग्री बन जाएगा। यानी 15 डिग्री पर हमें वो जो मटेरियल है या प्रोजेक्टाइल है वो हमें पहले से हाफ रेंज देगा। यानी पहले अगर वो जा गिर रहा है 5 मीटर दूर, तो अब वो 2.5 मीटर दूर जा गिरेगा अगर हम उस एंगल का हाफ कर देंगे तो ये यहाँ पर उसने हमें पूछा था हमसे, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इसके लिए, कहता है एन आइडियल ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आइडियल है, चीजें आपके जहन में आ जानी चाहिए आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। प्राइमरी वोल्टेज इज डबल्ड, यानी प्राइमरी वोल्टेज जो है वो 2p है,
डबल कर दिया हमने उनको। एंड द टर्न्स रेशियो रिमेन सेम, और जो टर्न्स रेशियो है एन एस ओवर एन पी ये सेम है, या आप इसको ऐसे कर लो कि एन एस इक्वल टू है एन पी पे, जितनी सेकेंडरी पे है उतनी ही प्राइमरी पर है। व्हाट हैपन टू द सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी करंट पर क्या फर्क पड़ेगा। अब हमें फार्मूला जो पता है वो इसके लिए यूज होगा, वो है वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू आई एस ओवर आई पी। ठीक है, ये हमने याद रखना है। सेकेंडरी करंट की बात कर रहा है, उसने पूछा ही नहीं हमसे ये। तो प्राइमरी जो वोल्टेज है उनका सेकेंडरी करंट के साथ जो रिलेशन है ना वो डायरेक्ट नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। यानी अगर 2 टाइम्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर करंट भी 2 टाइम्स ही इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डबल के सेकेंडरी करंट भी डबल हो जाएगा यहाँ पर। अगर वो ये इंफॉर्मेशन ना भी देता नंबर ऑफ टर्न्स की तो भी ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज भी पेपर में घुमा फिरा के बार बार आया हुआ है। तो इसकी तरतीब को आपने समझ लेना है, तो आगे आइंदा आपको उसको कभी इसको गलत ना करें। और बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, और हालांकि इसकी बहुत ज्यादा मुश्किल ट्रिक नहीं है। एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू, 90 डिग्री है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये सर्कल है, इसके अगर मैं 4 इक्वल पार्ट करूं तो ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, ये 270 और फिर ये 360 डिग्री है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि उसने बोला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, यानी कि बॉडी मूव करते हुए इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक सफर कर चुकी है। तो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट इसका है वो 90 डिग्री का कवर हो गया है। तो कहता है कि उसका जो रेवोल्यूशन है वो कितना होगा, चक्कर कितना होगा उसका। तो चक्कर आप देख रहे हैं कि हमने इस पूरे सर्कल को, जो कि एक चक्कर होता है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये चक्कर जो है, ये वाला चक्कर इसका, ये सारा, ये इसका 1/4 रेवोल्यूशन कहलाएगा, चौथा हिस्सा उसका। यानी तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1/4 रेवोल्यूशन। द टाइम इन विच द हाफ ऑफ द गिवन नंबर इज रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर डिके। एक ऐसा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, और सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है। क्या कहता है कि टाइम बताओ जिसमें हाफ गिवन नंबर एक्टिव एलिमेंट का डिके हो जाएगा। ये आप तो खुद भी गेस कर सकते हो, ये आ जाएगा 1/2 लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट, यानी हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। नेक्स्ट एमसीक्यू, अर्थ रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम। तो कहां से इसको एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी विंड से आ रही है, वाटर से आ रही है, सन से आ रही है, मून से आ रही है। टू मच इजी एमसीक्यूज, हमें पता है वो सन से आ रही है, या आप भी गैस कर सकते हैं कि ये सन से वो एनर्जी आ रही है। और साथ ये भी याद रखना है कि जो सन से एनर्जी आती है, अगर तो वो इन्वायरमेंट के बगैर आ रही है, यानी इन्वायरमेंट उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा, तो वो एनर्जी पहुंचेगी 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, उसकी इतनी इंटेंसिटी होगी। और अगर इन्वायरमेंट उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो अब वो ओनली 1 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर अर्थ पर पहुंचेगी। ये दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है जी, अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियंस। कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो ये वही एमसीक्यू है पहले जैसा ही। अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, ये 90 डिग्री हो गया, तो हमें पता है कि 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो π/2 के इक्वल आता है। तो इसका बन जाएगा π/2 रेडियन। अगर रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 रेवोल्यूशंस। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो याद रखना है कि जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, हम उसको बोलेंगे कि वो कंडक्टिविटी कहलाता है, कंडक्टिविटी। इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस का आ जाता है रेसिप्रोकल तो वो आ जाएगा कंडक्टेंस। अब आपने ये बात याद रखनी है, इसलिए इसका बन जाएगा कंडक्टिविटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। बहुत अहम एमसीक्यूज है ये। क्यों अहम है, इसकी इंपॉर्टेंस अभी मैं आपको बताता हूं क्या है। द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन। अब जो बाल्मर सीरीज है, ये बाल्मर सीरीज बिल्कुल विजिबल रीजन जो है वो शो कर रही होती है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा एक पॉइंट बीच में चेंज कर दे, वो ये कह देता है कि एंड लाइन ऑफ या लिमिट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज द लिमिट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की जो लिमिट लाइन है वो कौन सा स्पेक्ट्रम शो करती है। तो फिर लिमिट लाइन के लिए ये आपने बात याद रखनी है
ये पेपर में एक बार एमसीक्यूज आ चुका है पास्ट पेपर्स के अंदर, वहां इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो लिमिट लाइन में जो बालमर सीरीज है ये हमें शो कर रही होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये अब आपने इस बात को याद रखना है, अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है जी, ये आपने अब भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर वैसे यहां पे आ जाएगा विजिबल रीजन, क्योंकि उसने लिमिट की बात नहीं की। नेक्स्ट है जी, अ बॉल इज थ्रोन इनटू द एयर विद अ सर्टेन वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ये लफ्ज पे गौर करना है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, देन मैक्सिमम हाइट ऑफ एट इट्स वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी इज, हमने v फाइंड करनी है कितनी होगी मैक्सिमम हाइट के ऊपर। पूरे प्रोजेक्टाइल को अगर हम नोट करें तो सपोज करो ये प्रोजेक्टाइल जा रहा होगा, इसका ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, ठीक है जी। इस पूरे पाथ के अंदर अगर हम डिफरेंट पाथ लें, एक पॉइंट ये ले लें, एक पॉइंट ये ले लें, एक पॉइंट ये, फिर एक पॉइंट ये लेते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और हम इसी तरह का एक और ट्रैक बनाते हैं, ठीक है, इसी तरह का एक और ट्रैक बनाते हैं, ये हमने ट्रैक बना लिया। अब इन दोनों ट्रैक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सपोज करें पहले वाले ट्रैक में, ये जो ट्रैक ए इसको मान लेते हैं, ये टाइम का टाइम के साथ इसका रिलेशन है, टाइम और वेलोसिटी, टाइम ग्राफ बनाया हुआ है, टाइम और वेलोसिटी। यहां पर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ उसका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और यहां पे हम डिस्कस करेंगे दूसरे वाले में उसी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो शुरू में तो होगा ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा जब वैसे वेलोसिटी ऊपर को जाएगी तो अब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कि उसने बोला हुआ एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो इसीलिए इसकी वेलोसिटी अगर 5 है तो हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 5 ही रहेगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, यानी वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई। लेकिन अगर हम वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल में स्टार्ट में तो कोई वेलोसिटी उस मटेरियल की होगी ही नहीं, ठीक है, जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसकी वर्टिकल कंपोनेंट इसका थोड़ी सी होगी, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, अब अपवर्ड होगी पहले इसकी क्योंकि बॉल ऊपर को जा रही है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर जो हाइट इसकी या वर्टिकल कंपोनेंट है वो और ज्यादा होगा, और जब बिल्कुल ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो इस वक्त इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अब जैसे नीचे को आएगा तो इसके ऊपर इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी इसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, फिर थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी, जब बिल्कुल जमीन से हिट करने वाला होगा तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। अब अगर हम सारे पॉइंट्स को आपस में जमा कर दें, फिगर 1 को और फिगर 2 को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो ये कैसा बिहेवियर देगी, इसको कोशिश करते हैं ऐड करने की। ये कुछ इस तरह से हमारा बिहेवियर बन गया, हम इसको सेट करते हैं, ये देखें ये हमारे पास आ रहा है। अब हमने देखना है कि उसकी हाई मैक्सिमम पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये जो पॉइंट हमारा ये वाला है, ये वाला पॉइंट एट मैक्सिमम पे है, और मैक्सिमम पे इसका जो y कंपोनेंट है वो 0 है, यानी y पे तो है ही नहीं वेलोसिटी और सिर्फ x एक्सिस पे वेलोसिटी है। इसी वजह से हम कहेंगे कि एट मैक्सिमम जो इसका पॉइंट होगा उस पे वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी वी आई एक्स के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, तो 0 तो नहीं है, इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकती। हम ये कह सकते कि अब मिनिमम है, तो बाकी तमाम केसेस में से ये मिनिमम है, ठीक है, इसमें कोई वेलोसिटी होगी, इसमें कोई वेलोसिटी होगी, इसमें कोई y कंपोनेंट है ही नहीं तो ये 0 है, y कंपोनेंट 0 लेकिन x कंपोनेंट 0 नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि अब इसकी जो वेलोसिटी है वो पहले की निस्बत कम हो गई है, लेकिन 0 इसकी वेलोसिटी अभी नहीं हुई। होप सो आपको एमसीक्यू समझ आ गया होगा, ये बहुत अहम एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ कैनन इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ सरफेस व्हेन अ इट फायर्स अ शेल, एक गोली निकालता है, द कैनन मूव बैकवर्ड, जो तोप है वो किसी जगह पे रखी हुई है, ये तोप रखी हुई है, ठीक है, ये तोप है, इसको जमीन पे रखा हुआ है, तो ये कहता है एक शेल को फेंकता है, ये शेल यहां से जाएगा और जमीन पे जाकर किसी जगह पे ये शेल गिर जाएगा, तो कहता है ये पीछे को गोली या इसकी बुलेट जो शेल आगे को जा रहा है, लेकिन जो कैनन है ये पीछे को मूव कर रही है, रिकॉइल क्यों हो रहा है। 9th क्लास के उसने ये एमसीक्यू बना दिया है, इससे आसान एमसीक्यू हो ही नहीं सकता एमडी कैट के लिए। तो क्या जी क्या बनेगा, आप खुद गैस करें कि ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। हाँ, अगर यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना होता बल्कि मोमेंटम लिखा होता तो फिर ये भी हो सकता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, कि एक्शन का एक रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफिनाइट शीट इंक्रीज्ड बाय द 25,
जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसमें जो शीट इनफिनाइट शीट है उसको उसने इंक्रीज कर दिया है 25%। तो कहता है कि आपने ये बताना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फार्मूला हमने पढ़ा वो ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एरिया। अब चूंकि उसका एरिया इंक्रीज हो गया है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो गई। अब हम जब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, एक शीट है तो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2r या 1r, ठीक है 2r ही होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सिग्मा कम हुआ है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसकी कम हो जाएगी। तो कितनी कम, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन चलते आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ 1 to 1 रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि एक चीज में दूसरी चीज के साथ जो रिलेशन है वो स्क्वायर के साथ है, ऐसा नहीं, बल्कि लीनियर रिलेशन चल रहे हैं। अगर इंक्रीज 25% आया है तो फिर यहाँ पर जो डिक्रीज आएगा वो भी पूरे का पूरा 25% आएगा। सॉरी, डिक्रीज आना है 25%, तो हम इसको बोलेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी बन गया है, सी बन गया, डिक्रीज बाय 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप दैट बिकम्स नैरोअर इन वन सेक्शन। एक पाइप है, ये वो पाइप है जी, शुरू से कहता है वो एक उसकी जो है वो नोजल जो है वो बड़ी है, लेकिन कहता है कि जब वो एंड पे पहुंचता है तो उसकी जो नोजल है वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं रहती, अब शार्प हो जाती है। तो ये हमने इसकी नोजल को शार्प कर दिया, थोड़ा बारीक कर दिया, नैरो कर दिया। द फ्लूइड स्पीड इंक्रीजेज इन दैट रीजन टू मेंटेन। स्पीड इंक्रीज हो रही है, क्या वजह है? आपको अब ये बात तो समझ आ जानी चाहिए कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चल रहा है, तो वहां पे हमने या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चल रही है, तो वहां पर फॉर्मूला पड़ा है A1V1 इज इक्वल टू द A2V2 इज इक्वल टू द V ओवर T, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर इसमें नहीं आ सकता क्योंकि प्रेशर की कोई बात नहीं हो रही, कांस्टेंट एनर्जी भी नहीं आ सकता, इसकी एनर्जी की बात नहीं हो रही क्योंकि ये तो कंजर्वेशन ऑफ मास है और साथ चल रहा है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और कांस्टेंट वॉल्यूम भी नहीं आ सकता, तो पता तो चल रहा है यहाँ पे कि ये इसका ऑप्शन बनेगा, मास फ्लो रेट को मेंटेन करेगा। लेकिन कैसे, हम बस उसका जरा प्रूफ देख लें। हमें पता है कि जब फ्लूइड की बात करनी है तो फ्लूइड की बात करते हुए हम डेंसिटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने फार्मूला पढ़ा डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है तो ये बनेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू द मास पर यूनिट डेंसिटी। वैल्यू पुट कर दे तो ये बनेगा ए वी इज इक्वल टू द मास डिवाइड बाय द डेंसिटी एंड टाइम। ये जो डेंसिटी है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा ए वी रो इज इक्वल टू द मास ओवर टी। अब भी तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें अब जो चीज आ रही वो है मास डिवाइड बाय टाइम, जिसको बोलेंगे मास फ्लो या मास रेट भी कहेंगे। तो ये कांस्टेंट मास फ्लो रेट है उसको मेंटेन करेगा, यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन अ पाइप वेरी ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया एज फ्लूइड इंटर्स इनटू द नैरोअर रीजन। कहता है कि जो फ्लूइड है वो नैरोअर रीजन में इंटर हो रहा है। अगर ये कॉइल मूव करती हुई इस मैग्नेट के पास आ जाए तो ये मैग्नेट इसको रिपेल करेगा, अपोज करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिपेंड्स अपॉन। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? अब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने, क्योंकि हार्मोनिक है तो ये बन जाएगा 1/2 k x का स्क्वायर, और अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका फार्मूला भी होता है 1/2 k x का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्टली भी है और स्क्वायर के साथ है। तो भी कहता है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये पोजीशन पर डिपेंड करती है, उस पार्टिकल की, उस SHM करती हुई बॉडी की, ठीक है। तो पोजीशन से मुराद ये है कि यहाँ पर वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द वेव दैट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड पेनिट्रेटिंग पावर। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी कहता भी हाईएस्ट होगी, तो कौन सी इसमें से वेव है? फार्मूला है E इज इक्वल टू HF। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो इसमें से देखें किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो फार्मूला होता है इसके लिए तमाम वेव का रमी वक्सर। तो सबसे एंड पे रे आ रहा है जो कि गामा रेज को जो है वो डिनोट कर रहा है, तो गामा के रेज की जो एनर्जी वो सबसे ज्यादा होगी इन तमाम वेव के अंदर, तो फिर यहाँ पे गामा रेज ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। एमसीक्यू है जी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, व्हेन हीट फ्लोज इनटू अ सिस्टम एंड नो वर्क डन, then the internal energy of system must
एक जी कैटल है जी हमारे पास, उसके अंदर जो है वो हम यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, ये कैप जहां पर पड़ा हुआ था वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ, तो ये पार्टिकल्स के साथ क्या होगा, इनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी इनकी इंटरनल एनर्जी। क्यों इंक्रीज करेगी, उसकी क्या वजह है, क्योंकि हमने इस लिड को ऊपर तो उठाना नहीं है, ये अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे तो ये सुकून में आएंगे, या अपनी मोशन को अपने फ्लो को कम करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी वेस्ट होती जा रही है साथ साथ, तो इनकी एनर्जी वेस्ट ही नहीं हो रही, तो उल्टा हम टेम्परेचर भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी जब तक ये वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक। तो इसका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज्ड। अगला जी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज मस्ट 4 टाइम्स, लेंथ जो कंडक्टर की है उसको हमने 4 टाइम्स कर दिया है ओरिजिनल लेंथ के। तो रेजिस्टेंस पे क्या होगा, रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला आपके ज़हन में आ गया होगा, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, यानी रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर ये 4 टाइम होती तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 4 टाइम्स रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये अल्फा की बात हो रही है, फार्मूला अल्फा का होता है आर, क्योंकि रेजिस्टेंस टी की बात करनी है तो रो टी माइनस रो नॉट डिवाइड बाय द रो नॉट और टी से मुराद यहाँ पर है टेम्परेचर। तो रोज का टेम्परेचर इस सारे का तो यूनिट होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर भी जो है वो सपोज करो अगर ओहम मीटर आ रहा है, नीचे भी ओहम मीटर आ जाएगा, साथ टेम्परेचर का केल्विन आ जाएगा, तो ओहम मीटर से ओहम मीटर कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1/k यानी पर केल्विन। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी, 1/k पर केल्विन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, the work done by the gravitational force on an object as it move from reference level to the higher point, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कहता है जो वर्क डन हो रहा है। अब बच्चे समझे ग्रेविटेशनल फोर्स तो वर्क डन करता नहीं है, तो इसका ऑप्शन तो 0 बनेगा, जो कि गलत है। सिर्फ एक हल्की सी सेंस यहाँ पे डेवलप करने की जरूरत है। आम स्टूडेंट जो होगा वो तो इसको 0 लगा देगा, लेकिन जो बच्चा जिसने तैयारी की हुई है, जिसने अपना वक्त लगाया हुआ है चीजों को देखने में, जिसने अपने आप को यूज किया हुआ अपने ब्रेन को, तो वो इसका 0 नहीं लगाएगा। कैसे इसका 0 नहीं बनेगा, सपोज करो ये अर्थ है और ये इसकी इस जगह पर ये सारी इसकी फील्ड है, एक ऑब्जेक्ट हम इसको मूव करवा रहे हैं इस जगह से ऊपर की तरफ को, तो वो कह रहा है कि हम रेफरेंस लेवल से इसको हायर पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। तो जब हम इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो जो जी की वैल्यू होगी, वर्क डन का फार्मूला लिखें वो होता है एफ डी, वर्क डन का फार्मूले में एफ जो है वो MAD, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ग्रेविटेशन में तो जी बन जाएगा और डी जो है वो एच बन जाएगा। तो जी की बात हो रही है, तो अगर हम बॉडी को मूव करवाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो जी की वैल्यू वहां पर नेगेटिव हो जाएगी, और डाउनवर्ड में लेके आ रहे हैं हाइट उसकी कम कर रहे हैं हाइट, तो फिर वहां पे प्लस जी आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन होगा तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको एक दूसरे से भी इसकी जो है वो सेंस डेवलप कर सकते हैं। वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी और कॉस थीटा, ठीक है। तो आप अगर एंगल के हिसाब से देखें तो ग्रेविटी की फोर्स इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ को खींच रही है, ठीक है, ग्रेविटी की फोर्स, और बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, वो कर रही है ऊपर की तरफ को। तो इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल यहाँ पर है वो 180 डिग्री का है, तो इसलिए यहाँ पर cos 180 जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू -FD आ जाएगा, तब भी ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ टू स्पीकर इमिट साउंड एट सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी उनकी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर दी, और फेज मैक्सिमम लाउडनेस अकर, और फेज भी सेम है, यानी जो डेल्टा थीटा है वो भी फिक्स कर दिया है, तो कहता है उसकी जो लाउडनेस अकर होगी उसमें पाथ डिफरेंस कितना होगा, कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा भी तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक वेव चल रही है, ये एक वेव चल रही है इस तरह से, और एक और वेव चल रही है जिसको हम इस तरह से बना रहे हैं, वैसे तो इनके दरमियान पाथ जो डिफरेंस है वो आप चलो करते हैं। ये एक वेव बना दी हमने, फिर ये दूसरी वेव बना दी, देख रहे हैं कि पहली वेव के साथ जो कंपैरिजन में अगर इसका क्रस्ट आ रहा है तो बिल्कुल उसके सेम पॉइंट में यहाँ पर भी क्रस्ट आ रहा है। तो जो अगर मैं देखूं जब वेव स्टार्ट हुई λ1 और λ2 दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं तो 0 का डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि सेम पॉइंट पे है। तो अगर मैं इस वेव के लिहाज से देखूं तब जो डिफरेंस आएगा इस वेव का और इस वेव का, तो क्या आएगा कि ये पूरी एक वेव और उसका चौथा हिस्सा ट्रेवल कर गया है, लैम्डा और साथ उसका चौथा हिस्सा ट्रेवल कर गया है, दोनों वेव को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 5 λ/2
4। और इसका मैं देखूं तो इसका सिर्फ और सिर्फ चौथा हिस्सा आगे ट्रेवल कर गया, यानी लैम्डा बाय 4 आगे गया हुआ है। तो अगर मैं दोनों को माइनस करूं, लैम्डा 5 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4, तो जो आंसर लैम्डा बन रहा है, ठीक है। तो पूरी एक वेवलेंथ का जो है वो शिफ्ट यहाँ पर आएगा, तो इसलिए कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा का आएगा। लैम्डा का आ सकता है, 2 लैम्डा का आ सकता है, 3 लैम्डा का आ सकता है, यानी n लैम्डा का यहाँ पर पाथ डिफरेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बन रही है एक किस्म की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज, अगर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है, टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है इसमें बॉडी की वेलोसिटी फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, चेंज नहीं होती। तो ऐसे में जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो 0 हो जाता है, इसलिए हम कहेंगे उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा। एमडी कैट के बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल में 9.8 टिक करके आते हैं कि ये हमारा राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि बॉडी जो है वो नीचे को ट्रेवल कर रही है और जो वहां पे उसके ऊपर जी लग रहा है, लेकिन असल में कॉन्सेप्ट क्या है, वो यही है कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होने के बाद साथ साथ फिक्स हो जाती है, तो इसलिए इसकी जो एक्सेलरेशन होगा इसका वो 0 कंसिडर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, टू मच इजी एमसीक्यूज, इससे आसान एमसीक्यूज समझ में ही नहीं आता कि इतना आसान एमसीक्यूज कैसे आ गया, लेकिन चूंकि आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लेने इसलिए आसान हो या मुश्किल, हमें हर चीज को कंसेप्टली उसको देखना है। अ बॉल मूविंग एट अ 6 मीटर पर सेकंड हैज काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला पुट करें 1/2 mv², मैथ की वैल्यू पुट करें 0.5 होता है और जो वेलोसिटी वैल्यू वो 6 दी हुई है। 0.5 भी असल में 1/2 ही होता है और 6 का स्क्वायर लेंगे 36 हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/1 2 to the 4 मल्टीप्लाई बाय 36, 4 से 36 कैंसिल करेंगे तो 9 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 9 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब टू अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट, इट्स वेलोसिटी मस्ट बी, कहता है कि वेलोसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए या कैसी होगी कि वो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। एक बात तो तय है कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए उस मटेरियल की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज का मतलब ज्यादा होनी चाहिए, वो पार्टिकल फास्टली मूव कर रहा हो, ठीक है, ये बात तो तय है। कितना? तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, वो होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्रिटिकल, जैसा क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने सेकंड ईयर में कि वो टेम्परेचर जिसमें किसी मटेरियल की नेचर चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल वाटर है, तो अगर 99 पे वाटर है लेकिन 100 पे बॉयल हो गया, अब वो वाटर नहीं रहा बल्कि गैस बन गया है। इसी तरह से क्रिटिकल स्पीड वो स्पीड है जिसमें जो मटेरियल है वो लैमिनर की बजाय टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपकी स्पीड अगर क्रिटिकल से ज्यादा होगी तभी जाके मटेरियल जो है वो टर्बुलेंट फ्लो हमें देगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड वीकेस्ट, हमने पॉइंट ढूंढना है दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान के जहां पर जो फील्ड है वीक हो जाए या जीरो हो जाए या वो जो वोल्टेज है वो मिनिमम हो जाए। मैंने वोल्टेज क्यों मिनिमम लिखा है? क्योंकि हमें पता है वोल्टेज का और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में रिलेशन है डिस्टेंस वाइज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर दो हो, फॉर एग्जांपल अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस हैं ये ऐसे आउटसाइड को होंगी, बाहर की तरफ को निकली हुई होंगी। अगर दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो फील्ड लाइंस है ये भी बाहर को या आउटसाइड की तरफ होंगी और ये कभी भी इस चार्ज को टच नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों चार्ज की जो फील्ड लाइन है ये पॉजिटिव फील्ड लाइन है। तो अब मैं अगर इनकी फील्ड लाइन बनाऊं तो इस तरह से ये बाहर को ऐसे निकली हुई होगी, ये टच नहीं कर रही। इनका जो मिड पॉइंट है वहां पर फील्ड लाइन बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो हम कहेंगे कि मिड पॉइंट पर ई जो है वो जीरो होगी और पोटेंशियल भी वहां पर जीरो है। और ये सिर्फ किसके लिए? दो पॉजिटिव चार्ज के लिए ही नहीं है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा जो है वो नेगेटिव चार्ज हो तो उसके लिए भी जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर जो फील्ड है वो जीरो होती है। आपने ये बात याद रखनी है क्योंकि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों का एक ही कॉम्बिनेशन लग रहा है। बस वो चार्ज उस फील्ड के अंदर अपने मोमेंटम की वजह से मूव कर रहा होता है, इसलिए अदरवाइज मिड में जाके वो रुक सकता है अगर उसका मोमेंटम या उसका इनर्शिया ना हो तो। नेक्स्ट है जी, a projectile is launched in air with a certain angle, its velocity is maximum at, कहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? हमने भी पिछली डायग्राम में इसको डिस्कस किया था, यहाँ पे कहीं वो एमसीक्यूज होगा, इसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था, सारी डायग्राम भी उसकी हमने बनाई थी। ये प्रोजेक्टाइल है, तो कहता है मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी? इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी
जिस जगह से या तो स्टार्ट किया है पॉइंट ऑफ कह लें प्रोजेक्शन पर होगी, जहां से उसने स्टार्ट किया है क्योंकि उस वक्त वो हाथ से निकला ही है, और या वो पॉइंट ऑफ जो एंड उसका पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंक्लाइनेशन कह लें या पॉइंट ऑफ टच कह लें इंक्लाइनेशन, वहां पर इन दोनों पॉइंट पर ये पॉइंट और ये पॉइंट ए और बी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो उस मटेरियल की मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू उसको डिस्कस करते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा इसका, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी उस मटेरियल की, उस प्रोजेक्टाइल की। अगला ऑप्शन है जी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हाफ्ड, डिस्टेंस को कहता है हमने हाफ कर दिया है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आल्सो डबल, और चार्ज जो है वो हमने उसको 2 यानी डबल कर दिया है दोनों चार्जेस को। द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फोर्स क्या हो जाएगी, फार्मूला होता है फिजिकल टू के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, तो क्यू को भी डबल कर दिया है तो डबल का स्क्वायर हो जाएगा के, और डिस्टेंस है वो भी उसने कहता है कि हाफ कर दिया है वो, तो डी ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ इजिकल टू ये बन जाएगा 4 के, ठीक है, और नीचे वाला डी, और जो नीचे वाला 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 द 16, वो फोर्स जो है वो 16 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पे। बस दो आखिरी एमसीक्यू थे आज का, कहता है और बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, अभी देखते हैं कि आपके इसके अंदर कॉमन सेंस है या नहीं है। फर्स्ट ईयर से बनाया गया है और चैप्टर नंबर 3 से बनाया गया, फोर्स एंड इमोशन वाले चैप्टर में से। कहता है बॉडी हैविंग मास m1 2 किलोग्राम एंड मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, उसने बॉडी 1 का मास दे दिया 2 किलोग्राम, वेलोसिटी दे दी उसने उसकी v1 की 5 मीटर पर सेकंड है जी। कहता है अप्रोचेस टू अनदर मास, दूसरा मास है जी m2 जो कि 3 किलोग्राम का है, उसकी स्पीड कितनी बता दी, उसकी स्पीड उसने बता दी 1 मीटर पर सेकंड है, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जी। तो कहता है रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज 4 मीटर पर सेकंड, जो स्पीड अप्रोच है वो कहता है वो है 4 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, हमने स्पीड ऑफ सेपरेशन बतानी है। अब इसके लिए कोई किसी किस्म की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट लेना है तो हमें पता है कि वी अप्रोच इज इक्वल टू द वी सेपरेशन। जिन बच्चों ने इस बात का आइडिया लगा लिया वेरी गुड। तो अगर ये 4 मीटर पर सेकंड है तो ऑब्वियसली फिर ये भी 4 मीटर पर सेकंड ही होगी, तो ऑप्शन आएगा जी ऑप्शन नंबर ए 4 मीटर पर सेकंड। पर वो इन तमाम पास पेपर्स की आपको समझ आ गई होगी, इनको राइट डाउन कर ले, नोट कर लें। इसमें कोई किसी किस्म का अगर आपकी क्यूरी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034907811108। किसी भी MDCAT MCQs की पिक्चर मेरे साथ शेयर कर दें, मैं उसका सोल्यूशन बना के उस सोल्यूशन का पिक्चर और साथ उसकी मैं वॉइस बना के आपको भेज दूंगा। और अगर क्वेश्चन ज्यादा हो गए, कि लोगों के बच्चों के क्वेश्चन ज्यादा हो गए, तो मैं पूरा उसके ऊपर एक लाइव सेशन भी ले सकता हूं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को जितनी मैं हेल्प कर सकता हूं आपकी हेल्प कर सकूं। और इंशाल्लाह मैं कुछ लाइव सेशन रखूंगा भी, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो गई है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।